बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर चल रहा था हमारा, शुरू करते हैं। ठीक है, हो गई सारी सेटिंग्स वगैरह जो होनी थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर चल रहा था हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब हमने मीनिंग डिस्कस करा था तो उसमें हमने ये देखा था, रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जाना था क्या होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। फिर इसके बाद आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बस इतना ही यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक हमने डिस्कस करा था। इसके बाद का आगे हम आज डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये डिस्कस होगा आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट होते हैं वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, सुन लो मेरी बात आप यहीं पे। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। दो कंपोनेंट आपके ब्रॉडली होंगे, करंट अकाउंट के फर्दर कंपोनेंट होंगे, कैपिटल अकाउंट के भी फर्दर कंपोनेंट होंगे, तो वो बाद में देखेंगे। पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर होता है इसका, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन किसी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करती हूं वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन होती हैं, और जिनसे एसेट और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट ना हो या जो करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो करंट अकाउंट होता है। तो आप आसान भाषा में सिर्फ ये समझ लो कि जहां पे हमारी कंट्री की एसेट और लाइबिलिटी में फर्क आए, एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है बजट वाले चैप्टर में बता चुका हूं मैं, तो एसेट और लाइबिलिटी में अगर फर्क आए तो वो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी, और अगर एसेट और लाइबिलिटी में कोई परिवर्तन ना हो तो फिर वो आपकी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो करंट अकाउंट में आपकी जनरली रेगुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं। देखो पहले टॉपिक देख ले कहां पे है, क्या है, कैसे है, फिर करते हैं कंटिन्यू। टेस्ट में नंबर बहुत खराब आ रहे हैं बच्चों के, क्या करोगे तुम लोग बताओ फिर पेपर में, जब यही नहीं हो पा रहा, अभी एक यूनिट के टेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने स्टार्ट करा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने मीनिंग पढ़ लिया था, मीनिंग के बाद ये हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बता दिया था, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम चलता है, नोट्स भी बता दिए थे जो ये जगह खाली है, फिर ये भी नोट समझा दिए थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद ये नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 ये भी लिखवा दिया था मैंने, और डिफरेंस भी मैंने बता दिया था, बोला था आप लोग लिख लेना अपने आप। फिर आपका यहाँ से आज हमें शुरू करना है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखो आप कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इनके, एक तो आपका कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कंपोनेंट से, और दूसरा कंपोनेंट से आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट से आपका कैपिटल अकाउंट। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट आपका जो मैंने अभी बताया आपको, वो सारी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी जिससे आपकी एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। refers to an account which shows all the transaction relating to export and import of goods and services। जो goods and services है वो asset और liability नहीं होती है, पहली बात। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और यूनिलेटरल ट्रांसफर को रिकॉर्ड करेगा। आप ध्यान करो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में 4 ट्रांजैक्शन थी, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर, और एक था कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल वाले को यहाँ पे लिया नहीं गया क्योंकि कैपिटल वाला कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्या क्या रिकॉर्ड करेगा अपने अंदर, वो ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। refers to an account which records all the transaction between resident of a country and rest of the world which cause a change in the asset and liability of the resident of the country and its government। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन अभी सुशांत थोड़ी देर में पढ़ूंगा तुम्हारा क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं अभी, थोड़ी देर में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस अभी समझ लेना है कि कौन से अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगी। करंट अकाउंट में जिनसे हमारी एसेट और लायबिलिटी में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनसे हमारी एसेट और लायबिलिटी में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को हम एक्चुअल ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। और कैपिटल अकाउंट में वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिनसे हमारे एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस आएंगे, जिनसे हमारी कंट्री के एसेट और लायबिलिटीज में साफ साफ लिखा हुआ है which cause a change in the asset and liability of the resident of the country and its government। उस देश के नागरिक मतलब रेसिडेंट
या उस देश की सरकार की संपत्ति और लायबिलिटी में कोई परिवर्तन हो, कोई चेंजेस हो, तो वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी। अभी इनके अंदर क्या क्या आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, बस ये दो मीनिंग बताए अभी। इसके बाद नीचे अगर आप देखोगे आपके फिर कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट के, इसको अलग से हमें डिस्कस करना है। 4 कंपोनेंट होते हैं। फिर आपके कंपोनेंट्स होंगे कैपिटल अकाउंट के, ये रहा आपके कॉन्सेप्ट नंबर 7 में कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट के, ये 3 होंगे आपके। फिर इसमें नोट 1, नोट 2, नोट 3 होगा, और फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। इतना हमें डिस्कस करना है। बात समझ आ गई कि करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी? करंट अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी गुड्स एंड सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड। करंट अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी गुड्स, सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड। और कैपिटल अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिससे किसी कंट्री के रेसिडेंट और देश की गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आ जाए, वो कैपिटल अकाउंट में आपका। अब हमें इनका इंडिविजुअल पढ़ना है, करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स हैं और कैपिटल अकाउंट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक, एक सेकेंड। चार कंपोनेंट्स आपके करंट अकाउंट के अंदर हैं। 4 कंपोनेंट। एक तो गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मुझे बताओ ये विजिबल आइटम है आज फिर? ठीक है ना? अगर रेड हो तो मुझे बता देना, खराब हो रहा है बीच बीच में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 4 कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट के। एक तो है गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब हम किसी गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो गुड्स है वो विजिबल आइटम है या इनविजिबल आइटम है, ये पूछा मैंने। ये विजिबल आइटम है, ठीक है, इनको देखा जा सकता है, इनके फिजिकल फॉर्म में होते हैं ये, तो ये विजिबल आइटम है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, आप ये भी कह सकते हो, या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो जब आप किसी गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे तो वो आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? वो करंट अकाउंट में। अब मुझे ये बताओ, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट की? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? जल्दी बताओ कोई। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट कह रहा है अनिल, और किसी का आंसर आया? क्रेडिट। पार्थ कह रहा है क्रेडिट। और बताओ, जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ। एक्सपोर्ट की बात करी है मैंने, अमन क्रेडिट, हर्षित क्रेडिट, डेबिट, सुशांत डेबिट, और नहीं बता रहा और कोई? लड़कियां कहाँ हैं? यश क्रेडिट। ठीक है, जितने बता रहे हो ठीक है, उनके आंसर ले लेते हैं, बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं। ठीक है, क्रेडिट, निक्की क्रेडिट। आसान सा सवाल पूछा है, इसमें क्या सोचना है आपको? जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो पिछली क्लास में बता दिया था मैंने, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा वो पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड होता है, मतलब क्रेडिट। इशिका का आंसर है क्रेडिट। तो पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड होगा, पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, बात खत्म। और अगर इंपोर्ट करोगे वो नेगेटिव, आपकी किताब में ना पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होगा, मैंने डेबिट क्रेडिट से समझाया था। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से समझ लो, या डेबिट क्रेडिट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट ही होता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिख दिया है उन्होंने क्योंकि इकोनॉमिक्स बाकी लोग भी पढ़ते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले, वो डेबिट क्रेडिट में बेचारे कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अकाउंट्स के बच्चे नहीं है, तो इसलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव साइड उन्होंने बोल दी उसको। तो पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट साइड और नेगेटिव साइड मतलब डेबिट साइड, इस तरीके से। सेम ऐसे ही आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें आपकी नॉन फैक्टर सर्विस के 3 एग्जांपल बताए थे मैंने, बताओ कौन कौन सी थी वो नॉन फैक्टर सर्विस? नॉन फैक्टर सर्विस, जल्दी बताओ।
हाँ, और 3 सर्विस बताई थी मैंने, नॉन फैक्टर सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग। बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये 3 सर्विसेज का रिकॉर्ड भी करंट अकाउंट के अंदर होगा। इसको नॉन फैक्टर सर्विस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नॉन फैक्टर सर्विस। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर सर्विस से पेमेंट रिसीव्ड होगी, इनफ्लो होगा फॉरेक्स का, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और अगर सर्विस के लिए पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नॉन फैक्टर सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस और आपकी शिपिंग की सर्विस, जो 3 सर्विसेज हैं। इसके अलावा आपकी कुछ फैक्टर सर्विस भी होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये भी आ जाता है कई बार इसमें आपका, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट के साइड से रहता है। बाकी वो 3 सर्विस आप ध्यान रखो खाली, बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस जो वाली सर्विस है वो। तो 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर उसके बाद एक सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तीसरा है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये क्या होता था? यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो हमने दिया विदेशों में किसी को, या विदेशों से हमें मिला। यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसका कोई क्लेम नहीं होता था। मैंने बताया था ना, डू नॉट क्लेम। आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने किसी को रेमिटेंस दिया या आपको किसी ने रेमिटेंस दिया, तो उसके लिए कोई क्लेम नहीं किया जाता सामने वाली पार्टी के थ्रू। उसको एक तरफा ट्रांजैक्शन कहते हैं, एक तरफा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। नहीं, एनएफआईए नहीं होता ये, एनएफआईए नहीं होता हर्षित, एनएफआईए तो कुछ और होता है। ये यूनिलेटरल होता है, जैसे कि गिफ्ट और रेमिटेंस देना किसी को गिफ्ट और रेमिटेंस देना, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंस या कोई भी वन वे ट्रांजैक्शन जो एक तरफ से होता है, उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक, जैसे एक बहुत फेमस एकेडमी है, खान एकेडमी। इसका नाम सुना होगा सबने, सुना है? किस किसने सुना है? यस और नो में बता दो, नहीं सुना तो अगर मैं सुना देता हूं अभी। सुना होगा वैसे, ऐसा नहीं हो सकता इसका नाम ना सुना हो। तो शांत कह रहा है नहीं सुना। यस, अरे फेसबुक पे भी चलता रहता है इनका। तो खान एकेडमी है, एनजीओ है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं ये, आप भी कभी देखना। ठीक है, खान एकेडमी है, तो ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हो आप लोग। इसको डोनेशन मिलता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मान लो अगर ये आपकी एकेडमी यूएसए की है, एकेडमी ही है ये, नहीं, अन एकेडमी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, खान एकेडमी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी आप डोनेट करते हो उसमें से वो पैसा उनपे लगता है, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए। फ्री एजुकेशन है वहां पे। ठीक है, छोटे क्लास के बच्चों को होता है ज्यादातर। तो ये हो गया आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसमें गिफ्ट, डोनेशन और पर्सनल रेमिटेंस वगैरह आ जाते हैं। तो किसी देश ने अगर किसी दूसरे देश की कोई हेल्प करी, या कोई डोनेशन दिया, या कोई पर्सनल गिफ्ट दिया, तो वो सारी चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। बस इतना समझना था हमें। ये वन वे ट्रांजैक्शन होता है, इसके लिए कोई क्लेम नहीं करा जाता सामने वाली पार्टी से। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया और मैं 2 महीने बाद फोन लाऊं मेरा गिफ्ट वापस करो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अगर दूसरे देश ने हमें कुछ गिफ्ट में दे दिया और गिफ्ट देने के बाद वो कहेगी नहीं वापस करो सामान, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें क्लेम होता है, उसमें क्लेम इन्वॉल्व होता है साथ साथ में ना। आपने सामान बेचा तो पैसा भी मिलेगा, तो वो डबल होता है, 2 वे ट्रांजैक्शन होता है। ये वाला 1 वे ट्रांजैक्शन होता है, एक तरफ से होता है, बस एक तरफा। फिर चौथा कंपोनेंट है इसमें इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस वाले सारा पार्ट आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस आसान भाषा में कह लो आप, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब इनकम रिसीव्ड, पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से जो हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड जो भी मिले, विदेशों को हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड जो भी दें, वो वाले पार्ट भी जो इनकम है आपकी, एक्सपेंस है, जो पेमेंट्स हैं, वो भी आपकी कहाँ पे? करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगी। तो करंट अकाउंट के अंदर टोटल मिला के 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी आपकी। वो 4 ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, जिसको विजिबल ट्रेड कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस होता है। याद कर लो फिर से पीछे की बात। अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट होता है, क्योंकि जो गुड्स वाला ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड होता है ओनली। ठीक है, आप लोग ना सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं रिवीजन जब कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा डायरेक्ट, और हमें एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, रिवीजन में मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी क्लास अलग से होगी, और जो क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी उसकी अलग से होगी। इसलिए कह रहा हूँ एकदम बिल्कुल डीपली हमें अंदर से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यू सामने आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका
ये तो हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस डेफिसिट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस और एक्सपोर्ट कम है तो डेफिसिट। हमने पढ़ा था बीओटी आपका सरप्लस डेफिसिट हो सकता है। ऐसे ही आपका सर्विसेज के केस में फिर आपका तीसरा कंपोनेंट था यूनिलैटरल ट्रांसफर और चौथा है आपका इनकम रिसीव पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस वाले जो आइटम है वो ऑपरेटिंग सरप्लस वाले जो आइटम्स हैं वो वाले आइटम्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट्स पे। कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पे बैलेंस ऑन करंट अकाउंट की बात कर रहा है, ये नोट में देख लेंगे अभी हम। नोट हमने लिख रखा है सरप्लस भी हो सकता है करंट अकाउंट में और डेफिसिट भी हो सकता है। सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और डेबिट साइड का टोटल कम होगा तो सरप्लस होगा, और जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट का टोटल कम होगा तो डेफिसिट हो जाएगा। जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं सेम वैसे ही। ठीक है यहां तक? ओके। आगे है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सी ट्रांजेक्शन है आपकी? जहां से एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़े, एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़े, वो आपकी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। मैंने एक सवाल नहीं देखा था किसी बच्चे का, क्या था क्वेश्चन वो? अच्छा, रिजर्व का जो यूज करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अभी देखेंगे उसको भी। कैपिटल अकाउंट में जाएगा रिजर्व का जो इस्तेमाल होता है। तो कैपिटल अकाउंट के एक एक करके ट्रांजैक्शन समझो। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये कह रहे हैं विदेशों को लोन देना या विदेशों से लोन लेना। ठीक है, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो जो बोरोइंग्स है वो एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, ये पता है हमें। जब हम उधार लेते हैं तो हमारे जो ऑब्लिगेशंस है वो बढ़ जाते हैं, सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है हमें। तो जब आप बोरोइंग्स लोगे, ध्यान से समझना, दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट, हम इंडिया, आप मान लो इंडिया एक कंट्री है, इंडिया के कुछ लोगों ने या इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे देश से लोन लिया, दूसरे देश से लोन लिया, तो जो हमने बोरोइंग्स करी दूसरे देश से, तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो गया। क्या हो गया हमारी कंट्री में? फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो। तो ये तो जाएगा क्रेडिट साइड में, ये जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब हमारे देश ने दूसरे देश को लोन दिया तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो, तो ये जाएगा आपका डेबिट साइड में। अब दूसरे तरीके से समझो, हमने उनको जो लोन पहले दिया था किसी जमाने में, वो लोन की रिपेमेंट बाय फॉरेनर, फॉरेनर्स ने उस लोन की रिपेमेंट कर दी। तो जब वो लोन की रिपेमेंट करेगा इंडिया में, तो दोबारा इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। और फिर हमने जो लोन लिया था दूसरे देश से, हमने जो लोन लिया था दूसरे देश से, हमने उसकी रिपेमेंट कर दी, उस लोन की हमने रिपेमेंट कर दी, तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो गया लोन की रिपेमेंट के टाइम, तो ये जाएगा डेबिट साइड में। मतलब चार सिचुएशन बन गई, लोन लेना, लोन देना और फिर लोन की रिपेमेंट। तो ये डेबिट क्रेडिट इस तरीके से चलेगा ये। तो एक हो गया बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फिर आपका है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है दूसरे देश में, या दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपका कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है एसेट। कॉमर्स वाले बच्चों को पता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट को, हम लिखते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट से हमारे एसेट्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो जब मेरे एसेट्स में चेंजेस हो गए तो ये कैपिटल ट्रांजेक्शन हो गई। तो ये इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड जो है आपका कैपिटल अकाउंट का आइटम हो गया। अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर दूसरे देश के लोगों ने, विदेशों ने इन्वेस्टमेंट करा है इंडियन कंपनीज में, रियल एस्टेट में, तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का। दूसरे देश के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा है, या तो यहाँ की कंपनी में या यहाँ के रियल एस्टेट में या यहाँ के शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स जो भी है उसमें इन्वेस्टमेंट करा है, तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। और फिर अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट हुआ है दूसरे देश में, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का है आउटफ्लो, ये रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। अब इन्वेस्टमेंट के कुछ दो चार पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं एक्स्ट्रा। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक लाइन में इनका मतलब समझ लो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उस पे एसेट्स पे हमारा कंट्रोल होता है। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उस पे एसेट्स पे हमारा कंट्रोल होता है, ये समझ लो आप। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उस पे एसेट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो होता है शेयर्स और डिबेंचर्स में।
किसमें होता है? सिक्योरिटीज में। आज रिलायंस के शेयर मेरे पास हैं, कल आपके पास होंगे, परसों किसी और के पास हो सकते हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है एसेट के ऊपर। तो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट यहाँ डिस्कस करे गए हैं एक्स्ट्रा में। एक तो एफडीआई रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट, डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट। एफडीआई का एग्जांपल आपका जैसे परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, आपने कहीं लैंड खरीदा, कहीं बिल्डिंग खरीदा, कहीं कोई कंपनी खोल दी, या फिर आपने मैकडोनल्ड के यूनिट खोल दिए, आपने डोमिनोज के यूनिट खोल लिए, तो ये जो दूसरे देश की कंपनियां आके हमारे देश में खोलती हैं, इसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एसेट पे कंट्रोल मिल जाता है परचेजर को, परचेजर को एसेट पे कंट्रोल मिल जाता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसे क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उस पे एसेट पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता परचेजर का, वो होता है शेयर और डिवेंचर में। जैसे मैंने किसी दूसरी कंपनी के किसी शेयर्स को परचेज कर लिया, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ शेयर खरीद लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदने का मतलब मेरा उस एसेट पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो शेयर्स खरीदते बिकते रहते हैं, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग रहती है सिचुएशन, बढ़ेगा बढ़ेगा खरीदेंगे, घटेगा घटेगा बेच देंगे, ठीक है। तो उस पे डायरेक्ट कंट्रोल परचेजर का नहीं होता, उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर तीसरी बात, वो सुशांत तुम्हारा वाला आपका क्वेश्चन का आंसर, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे ध्यान देना, रिजर्व नहीं, चेंज इन रिजर्व। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज होता है, उस चेंज को भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उस चेंज को भी कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार इसको पढ़ ले पहले, फिर ज्यादा क्लियर होगा। रुक जाओ, एक मिनट रुको बस। जो जो बातें मैंने बताई हैं एक बार इसको यहां से पढ़ लेते हैं, कुछ गलतियां भी होंगी शायद इसमें। ये आपका पहला है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको विजिबल गुड्स कहते हैं, विजिबल ट्रेड कहते हैं। रिजर्व में से कोई भी विड्रॉल होगा ना, रिजर्व में से कोई भी विड्रॉल होगा तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा रिजर्व में से, और कोई एडिशन होगा तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। चेंज इन रिजर्व को रिकॉर्ड करते हैं, रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करते, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको इनविजिबल गुड्स कहते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस है। इनकम रिसीव्ड टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रिसीव कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा वो। जैसे ये आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है पहला वाला आपका, ये पहला वाला, इसमें यहाँ पे आपको बता रखा है मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट फॉर इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट के कुछ पेमेंट, अगर इंपोर्ट के लिए कुछ पेमेंट होगी, पेमेंट आपका पेमेंट फॉर इंपोर्ट गुड्स इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न होगा, ये गलतियां हैं यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है ना। WRITEN, ये जो गलत है वर्ड, ये रिटर्न ऑन द डेबिट साइड एंड रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसके अंदर भी नॉन वेराइबल आपकी काफी सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग। इसके लिए भी सेम चीज, आपका पेमेंट करोगे तो डेबिट में और पेमेंट मिलेगा तो क्रेडिट में। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर है आपका, ये तीसरा वाला है, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें भी होता है वन वे ट्रांजेक्शन होती है, जैसे गिफ्ट हो गया, पर्सनल रेमिटेंस हो गया, डोनेशन हो गया, अदर वे ट्रांजेक्शन हो गई। And these refers to those receipt and payment which take place without any service in return। साफ साफ लिखा हुआ है, बदले में कोई सर्विस यहाँ पे नहीं मिलती, रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलती, इसलिए इसको वन वे ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वन वे ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर आपका इनकम रिसीट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसमें आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग सरप्लस वाला पार्ट आ जाता है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड वगैरह, वो सारी चीजें। फिर कुछ नोट लिखे हुए हैं, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे भी बैलेंस होता है आपका, सरप्लस होगा, सरप्लस हो जाएगा आपका, ये रहा सरप्लस हो जाएगा आपका। और फिर आपका डेफिसिट भी हो सकता है, इसमें डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस होगा जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा। और डेफिसिट हो जाएगा आपका, डेफिसिट हो जाएगा इसमें आपका जब आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा। तो ये बैलेंस ऑन करंट अकाउंट है। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। जो नेट वैल्यू होती है उसको बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कहा जाता है। ये डिस्कस किया था हमने। फिर हम आए थे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें आपके 3 कंपोनेंट थे, विदेशों से उधार लेना या विदेशों को उधार देना, विदेशों से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट निवेश, या हमारे देश से दूसरे देश में निवेश, या हमारे देश से दूसरे देश में निवेश।
फिर आपका था इसमें चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो यहाँ पे बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं, देखो पढ़ लेते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रिसीप्ट ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स, जो लोन आपने दूसरे देश से लिया या जो फॉरेनर्स ने रिपेमेंट करी, वो दोनों के दोनों क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। एंड ऑल ट्रांजैक्शन लैंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट लैंडिंग अब्रॉड एंड रिपेमेंट ऑफ लोन, और वो भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ये तो लोन वाली बात हो गई। फिर आपका है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये एक कंपोनेंट हो गया बोरोइंग्स का। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट में कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताए थे, वो यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई। तो इन्वेस्टमेंट का भी सेम कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट जब हमारे देश में आएगा दूसरे देशों से तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और जब हमारे देश से दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तीसरा वाला आपका है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, the foreign exchange reserve are the financial asset are the government held by the central bank. A change in reserve serve as the financing item in BOP, so any withdrawal from the reserve is recorded on the credit side and any addition to the reserve debit side. It must be noted that change in reserve is recorded, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि change in reserve रिकॉर्ड होगा, रिजर्व रिकॉर्ड नहीं होगा। change in reserve रिकॉर्ड होगा, रिजर्व की कोई रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। फिर इसके तीन नोट आपके बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में, नोट 1, नोट 2, नोट 3, और इसके आ जाओ डिफरेंस पे। डिफरेंस में आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे एक एक करके बता देना डिफरेंस, एक एक करके पॉइंट बता दो। पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे किसका इन्फ्लुएंस होगा, किसका इफेक्ट होगा, इकोनॉमी पे किसका इफेक्ट होगा, करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का कैसे क्या इफेक्ट करेगा। अगर हम इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी की बात करें तो करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस है वो करंट इनकम को इफेक्ट करती हैं, कंट्री की करंट इनकम को इफेक्ट करती हैं। किसको इफेक्ट करती हैं, करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। और जो कैपिटल अकाउंट है वो किसको इफेक्ट करता है, आपका कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक जिसको आप एसेट भी कह सकते हो, कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करेगा, कंट्री के कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करेगा कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, फ्लो और स्टॉक में बताओ, करंट अकाउंट फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक, करंट अकाउंट फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक। ये स्टॉक फ्लो वही चलता आ रहा है नेशनल इनकम से ही। बताओ जल्दी बताओ वरना बंद हो जाएगी क्लास। करंट अकाउंट में सारे आइटम फ्लो नेचर के होते हैं तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, और कैपिटल अकाउंट आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सप्रेशन चेंज इन स्टॉक ये आपको चेंज इन स्टॉक के बारे में बताता है कि कितना चेंज होगा एसेट और लायबिलिटी में। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वही कंपोनेंट्स यहाँ कॉपी कर देना, जो कंपोनेंट्स अभी आपने डिस्कस करे थे थोड़ी देर पहले, वही कंपोनेंट्स आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जो कंपोनेंट्स अभी हमने चारों पढ़े हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, 3 कंपोनेंट इसके, 4 कंपोनेंट इसके, 1 पॉइंट कंपोनेंट का बन जाएगा। और बाकी आप अगर 1 पॉइंट बनाना चाहो तो 1 पॉइंट मीनिंग का बना लेना। 1 पॉइंट मीनिंग का, यहाँ पे इसका मीनिंग लिख देना, यहाँ इसका मीनिंग लिख देना। इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी, यहाँ इसका इन्फ्लुएंस लिख देना, यहाँ इसका इन्फ्लुएंस लिख देना। कॉन्सेप्ट ये फ्लो है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और फिर आपका कंपोनेंट, इसमें होता है विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, एंड इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट, 4 चीजें। और इसमें होता है बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये 3 कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट के होते हैं, तो ये हो जाएंगे इसके कंपोनेंट। अच्छा, ये नोट में क्या लिखना था, नोट में भी देख लो, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ क्या कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंस हो जाएगा या इसमें कुछ सरप्लस डेफिसिट भी हो सकता है? होगा, सरप्लस डेफिसिट हो सकता है। तो जो नेट वैल्यू होगी डेबिट और क्रेडिट की, जो नेट वैल्यू होगी डेबिट और क्रेडिट की, वो सरप्लस डेफिसिट होगा। सरप्लस कब होगा, क्रेडिट मोर देन डेबिट, ठीक है, सरप्लस होगा। डेबिट मोर देन क्रेडिट आपका डेफिसिट होगा। इनके अलावा ये बाकी का 1-2 बचा हुआ है, ये बाद में देखेंगे। इनके अलावा एक चीज और रिकॉर्ड होती है, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इन एडिशन टू एक आइटम और होता है एरर एंड ओमिशन। ये बैलेंसिंग फिगर आइटम होता है। कई बार क्या होता है, हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस हमारी नजर में नहीं। एक एरर एंड ओमिशन नाम की एंट्री हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ती है। एरर एंड ओमिशन जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा।
ये एरर एंड ओमिशन जो होगा ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। ये चैप्टर छोटा है फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले में। फिर से खराब नेटवर्क,